दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। ईश्वर को आपकी सेहत की अच्छी कामना के साथ इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था भारत की जलवायु का कुछ बिंदु। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी विषय, जिसका हम लोग अध्याय 3 शुरू किए थे। उसमें हम लोगों को पढ़ना है जलवायु, भारत का जलवायु। और भारत के जलवायु में हम लोगों ने मौसम पढ़ लिया था, ऋतुएं पढ़ लिया था और जलवायु को संक्षिप्त में देखा था। और आज हम लोग जलवायु को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जलवायु को। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? मौसम, ऋतुएं और जलवायु। आज हम लोग जलवायु का जो टॉपिक है उसमें जलवायु तो हम लोगों ने उसका परिभाषा देख लिया था, जलवायु क्या है। अब उसके प्रकार, भारत में जलवायु के प्रकार क्या हैं और जलवायु के भारत में कितने प्रकार हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, भारत में जलवायु का प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। यह बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है सो विविधताओं का देश है। ये हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था पिछले अध्यायों, पिछले क्लासों में, क्लास 6 के पॉलिटी विषय में, कि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है और विविधता में ही एकता है हमारे देश में। तो जिस तरह भारत में विविधता है, उसी तरह ये भी बात सत्य है कि इसके जलवायु में भी विविधता है। पहला बिंदु क्या है? उत्तर भारत में हिमालय पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है, जहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। अल्पाइन शब्द अल्पस से आया है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। संभवतः यहीं पर आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहने लोग देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि उत्तर हिमालय में पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है। उत्तर हिमालय के उत्तर में जो भारत के उत्तर में जो हिमालय है और हिमालय के उत्तर में जो पर्वत है, उसमें कैसी जलवायु मिलती है? अल्पाइन जलवायु। और इस अल्पाइन जलवायु में जो ऋतुएं होती है वो शीत होती है, यानी कि ठंडी होती है और बर्फीली भी होती है। और ग्रीष्म जो ऋतु होती है वो भी शीतल होती है, ठंडी होती है। यहाँ पे जो अल्पाइन शब्द यूज किया गया है, अल्पाइन शब्द जो आया है वो आल्पस से आया है। आल्पस यानी कि यूरोप में एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस, उसी से अल्पाइन जलवायु का नाम इसमें रखा गया है। और उस क्षेत्र में, उत्तर हिमालय के पर्वतों में जो अल्पाइन जलवायु मिलती है, और उसी क्षेत्र में वहाँ के जो लोग हैं, भारत में सबसे मोटे कपड़े पहने लोग देखेंगे मिले। वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे मोटे कपड़े पहनने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी और बर्फीली है। तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग मोटे कपड़े पहनते होंगे ताकि ठंडी से बचा जा सके। हिमालय के निचले क्षेत्रों और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्रायः समशीतोष्ण टेम्परेट कही जाती है, क्योंकि सर्दियाँ कम ठंडी होती हैं और गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती। यहीं पर हमें कई पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलते हैं, जहां मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से राहत पाने के लिए प्रायः लोग आते हैं। और जो हिमालय का निचला क्षेत्र है, हम लोग ने उत्तर का क्षेत्र देखा था जहां पर अत्यधिक ठंडा होती है, वहां के लोग मोटे कपड़े पहनते हैं। और हिमालय का जो निचला भाग है, निचला क्षेत्र है, वहाँ का जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है। कैसा है? समशीतोष्ण, जिसे हम लोग टेम्परेट भी कहते हैं। और वहाँ तुलनात्मक रूप से थोड़ी सर्दी कम होती है या ठंड कम लगती है। और गर्मी में बहुत अधिक गर्मी भी नहीं होती है। और यही वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे पर्वतीय पर्यटन स्थल जो होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। मैदानी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो गर्मी से अगर
परेशान हो जाते हैं तो वो इन क्षेत्रों में आते हैं प्रायः किस लिए, गर्मी से राहत के लिए, क्योंकि वहाँ पे मौसम न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्म होती है, मतलब कि मौसम अनुकूल रहता है। उत्तरी मैदान उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल है, जहाँ ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूँ उगाया जाता है। और उत्तर का जो भारत, जो हम लोगों ने भारत का जो भूभाग पढ़ा था, कितने भूभाग हैं उसमें से जो उत्तर का मैदान हम लोगों ने देखा था, वही उत्तरी मैदान के बारे में यहाँ बताया गया कि उत्तर का जो मैदान है वहाँ का जो जलवायु होता है वो उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल, जहाँ पे जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और शीत बहुत ज़्यादा, शीत यानी कि ठंडी होती है। और यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूँ उगाया जाता है। और गेहूँ का जो उत्पादन होता है, गेहूँ का जो खेती होता है, उगाया जाता है, वो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला बिंदु देखते हैं। पश्चिमी में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है, जहाँ दिन अत्यधिक गर्म, रातें ठंडी और वर्षा बहुत कम होती है। वहाँ के लोगों ने जल संग्रहण करने और बचने के लिए अनोखे उपाय विकसित किए हैं। और जो पश्चिमी थार में जो भूभाग है, जिसे हम लोग मरुस्थल कहते हैं, पश्चिमी में जो थार मरुस्थल है, वहाँ का जो जलवायु होता है वो शुष्क होता है यानी कि सूखा। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात में ठंडी होती है। वर्षा की बात की जाए तो वर्षा वहाँ पे बहुत कम होती है और इसीलिए वहाँ पे पानी की कमी है, जल स्तर का कमी है। और वहाँ के लोग जो हैं वो जल को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारे उपाय ढूंढते हैं और बहुत सारे तकनीकों का विकास वहाँ पे कर चुके हैं, अनोखे उपाय, ताकि जल का संरक्षण कर सके, उसका संग्रहण कर सके। पश्चिमी तटीय पट्टी में मानसून के महीनों में भारी वर्षा होती है, जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है, जो चावल और मसालों की खेती के लिए अनुकूल होती है। अब अगर पश्चिमी तट की बात की जाए, भारत के पश्चिमी तट में, तो वहाँ पे जो मानसून का महीना आता है उसमें बहुत वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा, महीनों भर वर्षा होती रहती है, जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है। इसलिए वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनता है और उस तटीय क्षेत्र में चावल और मसालों की खेती के लिए अनुकूल है। वहाँ पे चावल और मसालों की खेती होती है। अब देखते हैं, मध्य दक्कन पठार की जलवायु अर्ध शुष्क है, जिसमें ग्रीष्मकाल गर्म, सर्दियाँ हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा होती है। और मध्य दक्कन का जो पठार हम लोगों ने देखा था भूभाग में, उस क्षेत्र में जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क, थोड़ा सा शुष्क, आधा शुष्क कह सकते हैं, आधा सूखा, जिसमें जो गर्म का काल, ग्रीष्म काल होता है वो गर्म होता है। गर्मी का दिन में गर्मी होती है और जब सर्दी होती है तो हल्की ठंडी और वर्षा सामान्य वर्षा होती है, न ज़्यादा न कम। पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ साथ उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव होता है। आप इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। और जो पूर्वी भारत है और दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पे हल्की सर्दी होती है, मानसूनी हवाओं का द्वारा नियंत्रण अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव होता है। वहाँ पे कौन से जलवायु का अनुभव होता है? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु। वहाँ पे आर्द्र भी रहता है, शुष्क भी, और नियंत्रित जो होती है सो वर्षा होती है वहाँ पर। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, आप उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शब्दों का अर्थ आगे समझेंगे, जो उष्णकटिबंधीय कहे जाने वाले दो विशेष समांतर अक्षांश रेखाओं से संबंधित है। और यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है, उष्णकटिबंधीय उपयोग किया गया है, और उपोष्णकटिबंधीय, उस शब्दों को हम लोग आगे देखेंगे। इसी बात को यहाँ पे बता रहा है। हम लोगों ने देखा कि जलवायु के प्रकार क्या हैं, कि भारत के विभिन्न भूभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में किस किस तरह की जलवायु मिलती है या कैसी जलवायु होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर जलवायु का निर्धारण करने वाले कारक कौन से हैं। जलवायु को हम लोगों ने देखा कि हिमालय के उत्तर साइड में वहाँ की जो जलवायु है उस क्षेत्र में अधिक ठंडी होती है, वहाँ के लोग मोटे कपड़े पहनते हैं। उसके जस्ट नीचे निचली भाग में, हिमालय के निचली भाग में
अपेक्षाकृत वहाँ पे ठंडा कम रहती है। वहाँ लोग घूमने के लिए पर्यटन स्थल ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडी है, लेकिन मतलब उत्तरी क्षेत्र में जो ठंडी अधिक थी उसके तुलना में कम है, और वहाँ पे गर्मी भी कम रहती है। लोग घूमने के लिए जाते हैं, मतलब अनुकूल है घूमने के लिए। उसी तरह अन्य क्षेत्रों के बारे में हमने जलवायु के बारे में पढ़ा कि कहाँ किस तरह की किस क्षेत्र में कैसी जलवायु मिलती है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जलवायु निर्धारित कौन करता है। ऐसा कौन सा कारक है जो जलवायु को निर्धारित करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण किन कारणों से होता है। अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ सामान्य कारक हैं, जबकि कुछ कारक क्षेत्रीय या स्थानीय होते हैं। आइए कुछ मुख्य कारकों को समझेंगे। विभिन्न प्रकार का जो जलवायु होता है उसको निर्माण करने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण वैश्विक होते हैं और कुछ कारक जो होते हैं वो क्षेत्रीय या स्थानीय होते हैं, और वही मुख्य कारकों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, कारकों में से पहला है क में अक्षांश। जलवायु को निर्धारित करने के लिए एक कारक उत्तरदायी है जो है अक्षांश। अब देखते हैं अक्षांश क्या है, जिसको हम लोगों ने भूगोल के 6ठी क्लास में पढ़ा था। जैसा कि यहाँ पे बता दिया है कि हमने क्लास 6 में अक्षांशों के विषय में पढ़ा था। कि आपको याद है कि अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी से मापे जाते हैं। जैसे जैसे हम इससे दूर उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु बहुत गर्म होती है, लेकिन अक्षांश बढ़ने के साथ साथ यह समशीतोष्ण और फिर ठंडी बर्फीली हो जाती है। जैसा कि हम लोगों ने 6ठी क्लास में पढ़ा था कि जैसे जैसे जो भूमध्य रेखा होती है ग्लोब के, उसके उत्तर साइड और दक्षिण साइड हम लोग अगर बढ़ते रहते हैं तो वहाँ की जो मौसम होती है, वहाँ की जो जलवायु होती है वो ठंडी होती जाती है और बर्फीली होती जाती है, और जो विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु वो गर्म होती है। इसी चीज़ को जानेंगे, और यही जो है कारक है जो जलवायु को है सो प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान जो निम्न अक्षांश पर है वे गर्म रहते हैं। जो भूमध्य रेखा है ग्लोब के, वहाँ की जो अक्षांश रेखा है उस पर मौसम क्या रहता है, गर्म। जबकि ध्रुवों उच्च अक्षांशों के पास स्थित स्थान ठंडे होते हैं। जबकि जो ग्लोब के ध्रुव में, जैसे कि भूमध्य रेखा यहाँ पे है, तो इस साइड का जो जलवायु होगा वो गर्म होगा, और जो भूमध्य रेखा यानी कि ध्रुव पर, इस ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो नीचे है, आइए देखते हैं। उत्तरी ध्रुव और निचली ध्रुव में ठंडी ज़्यादा होगी। और ऐसा किस लिए होता है? ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र विशेष पर पड़ता है। भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग लंबवत होती है, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह के एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें झुकी हुई या तिरछी होती है और ऊर्जा एक बड़ी सतह पर वितरित होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है, जिससे उनकी ऊर्जा और भी अधिक नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवतीय रेखा क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। हम इसे भारत में भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण लगभग पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर में स्थित श्रीनगर जैसे स्थान बहुत ठंडे रहते हैं। इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पे सूरज का जो किरण पड़ रहा है, ये अगर अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा है उसमें अगर सूरज का किरण यहाँ से विकिरण आएगा तो डायरेक्ट पड़ेगा। इसलिए सूरज की जो भी ऊर्जा है वो डायरेक्ट इसी क्षेत्र में पड़ती है, और इस कारण यहाँ पे गर्म जलवायु हो जाता है। और वही अगर यहाँ पे देखें ध्रुव में, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में, तो यहाँ की जो किरण है वो ऐसे मोड़ के लंबी दूरी तय करती है,
और इसलिए सूरज का जो किरण है वो वितरित हो जाती है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नष्ट हो जाती है और डायरेक्ट किरण नहीं पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र की तुलना में इधर ठंडी रहती है। और इसी तरह उदाहरण गया होगा कि श्रीनगर जो है भारत के ऊपरी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए देखिएगा वहाँ ठंडा है। कन्याकुमारी में गर्म है क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट विकिरण पड़ती है सूरज का। अब देखते हैं ऊंचाई क्या है। ऊंचाई फैक्टर को जो जलवायु को प्रभावित करता है। हमने पाठ में पर्वतीय पर्यटक स्थलों के विषय में पढ़ा है जो अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हैं। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनमें मुन्नार, थेनी, उधमंडलम, ऊटी, मदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलांग आदि प्रमुख हैं। हम जानते हैं कि ये स्थान मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यह उनके ठंडे तापमान की व्याख्या कैसे करता है, आप इसका पूर्व उत्तर भारत में अपनी विज्ञान की कक्षाओं में जानेंगे। सरल रूप में कह सकते हैं जैसे ऊंचाई बढ़ती है साथ साथ तापमान भी कम हो जाता है, क्योंकि पहला, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम हो जाता है, और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम हो जाता है वायु ठंडी होती जाती है, जैसा कि हमने मौसम को समझना वाले अध्याय में पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। ऊंचाई दार्जिलिंग है, जैसे दार्जिलिंग, उद्धगमंडलम ऊटी में है, मुन्नार, शिमला, ये जो सारे क्षेत्र हैं वो पहाड़ी इलाके में पड़ते हैं, ऊंचाई में पड़ते हैं। और हम लोगों ने छठी क्लास में मौसम को समझना में पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडलीय जो दबाव होता है, हवा की जो दबाव होती है वो कम हो जाती है। तो हवा की दबाव कम हो जाती है इसलिए क्योंकि वायु में जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, और जाहिर सी बात है अगर हवा में घनत्व कम होगा तो वायु ठंडी हो जाती है। जब हवा में घनत्व कम होता है तो वायु ठंडी हो जाती है, और इसलिए वो क्षेत्र जो होते हैं ऊंचाई वाले वो ठंडी होते हैं। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी हवा उतनी ही कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसके कई शिखर पर तापमान जल के हिमांक से नीचे रहता है, जिससे वे हिम से ढके होते हैं। और इसी तरह हिमालय जो इतना ऊंचा है कि वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव के कारण वहाँ पे ठंडी है, घनत्व कम होने के कारण हवा के, और ठंडी इतनी है कि वहाँ का जो तापमान है वो जल के हिमांक से भी नीचे है, और वहाँ पे बर्फ़ से ढका, हिम से ढका है उनकी चोटी, और इसलिए हिमालय की जो चोटी है वो हिम से ढके होते हैं। अब देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले एक और कारक को, जो है समुद्र से निकटता। ये भी चीज़ प्रभावित करती है जलवायु को कि समुद्र से वो क्षेत्र कितना निकट है। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती और सर्दियाँ बहुत अधिक ठंडी नहीं होती। तटीय क्षेत्र ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। यह चित्र इस घटना का विवरण प्रस्तुत करता है। आपकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भी तटीय क्षेत्रों में भूमि और जल के गर्म होने एवं ठंडा होने पर चर्चा करते हुए इसे विस्तार से समझाती है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र समशीतोष्ण रहता है, किंतु जैसे जैसे आप तट से स्थल की ओर बढ़ते हैं तापमान अधिक होता जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान और अधिक सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई और नागपुर एक समान अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुंबई समुद्र के पास होने के कारण ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हल्की सर्दी लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि तट से दूर होने के कारण नागपुर में ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आप देख सकते हैं कि मुंबई में ताप परिसर अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नागपुर में यह अंतर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पे कह रहा है
कि समुद्र से जितने निकट क्षेत्र होगा वहाँ पे मौसम जो होता है वो अधिक परिवर्तन नहीं होता है, वो सामान्य रहता है। और यहाँ की जो मौसम होती है वो समशीतोष्ण होती है, क्योंकि यहाँ की जो समुद्र होती है वो धीरे धीरे ऊष्मा को अवशोषित करता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। और समुद्री पवन द्वारा ठंडा तटीय क्षेत्र, ये चित्र से हम लोग समझ सकते हैं कि तटीय क्षेत्र जो होता है वो तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए वहाँ पे तटीय क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और ना ही ज़्यादा ठंडी। लेकिन जैसे जैसे तट से भूमि की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो हम लोग को महसूस होता है कि तटीय क्षेत्र में ज़्यादा गर्म होती है, तटीय क्षेत्र में नहीं, तटीय क्षेत्र से जैसे हम लोग भूमि की ओर जाते हैं ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमि जो है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है बहुत ज़्यादा, और इसलिए भूमि जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 44 डिग्री सेल्सियस। और गर्मी के दिनों में ठंडा का जब मौसम होता है तो ठंडी तटीय क्षेत्र में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि भूमि जो है ऊष्मा को छोड़ती है बहुत जल्दी। इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है। अब देखते हैं पवनें क्या हैं और ये कैसे जलवायु को प्रभावित करता है। पवन गर्म या ठंडी वायु राशियाँ को संचालित करती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रायः पवनें पश्चिम से चलती हैं। ये पवनें अरब से रेगिस्तान से चलकर अफ़गानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती हैं, जो ग्रीष्मकाल में भयंकर ताप लहर हीट वेव का कारण बनती है। सर्दियों में हिमालय से ठंडी पवनें हिमालय के गिरपात फुट हिल्स में नीचे की ओर प्रवेश कर जाती है, जिससे शीत लहरें पैदा होती हैं। यहाँ पे कह रहा है जो पवन है वो गर्मी और ठंडी जो वायु राशियाँ हैं उसको संचालित करती है। जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें जो पवन या प्रायः जो हवा पवन चलती है वो पश्चिम से चलती हुई आती है, और ये जो पवन होते हैं वो अरब का जो रेगिस्तान है उससे चलकर अफ़गानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती है, यानी कि वहाँ पे सूखा और गर्म हवा लेकर आती है, जो ग्रीष्मकाल में भयंकर ताप लहर हीट वेव का कारण बनती है। और यही कारण है कि उस क्षेत्र में गर्मी का जो मौसम होता है उसमें भयंकर ताप लहर और हीट वेव चलता है। ठीक उसी तरह सर्दियों में अगर देखा जाए तो हिमालय से ठंडी पवनें हिमालय के गिरिपाद फुट हिल्स में नीचे की ओर प्रवेश करती है, और हिमालय की जो पवनें हैं ठंडी पवनें वो हिमालय का जो गिरिपाद है फुट हिल्स उसमें नीचे की ओर प्रवेश करती है, जिसमें शीतलहर पैदा होती है। यहाँ पे देख सकते हैं अफ़गानिस्तान से जो पवनें आती है इस क्षेत्र में हीट वेव पैदा करती है, और ये गिरिपाद वाला क्षेत्र यहाँ पे ठंडी शीतलहर लेकर आती है। पवनें न केवल तापमान को प्रभावित करती हैं बल्कि आर्द्रता और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को भी प्रभावित करती है। जैसा कि हमने देखा मरुस्थल से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं, इसके विपरीत समुद्र से आने वाली पवनें धरातल पर नमी लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो सकती है। हम शीघ्र ही मानसून पवनों के बारे में भी जानेंगे। पवनें बहुत अधिक मानसून को प्रभावित करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मरुस्थल से आने वाली जो हवाएं होती है वो शुष्क होती हैं, और इसके विपरीत इसके उलट समुद्र से जो हवाएं आती है उसकी पवनों में नमी होती है, उसकी हवा में नमी होती है, और जो बारिश भी करवा सकती है। हम लोग आगे मानसून को भी देखेंगे। अब देखते हैं टोपोग्राफी क्या है, यानी कि स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है जलवायु को। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहाँ की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हिमालय का काराकोरम पर्वतमालाएं हैं। यहाँ पे बताया गया है उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों की पवनों से बचाती है। दूसरी ओर थार मरुस्थल की लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध नहीं है।
अगले भाग में हम भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में पश्चिमी घाट की भूमिका को समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है जो हिमालय पर्वत है, स्थलाकृति किस तरह जलवायु को प्रभावित करती है। इसमें से आप देख सकते हैं कि हिमालय का जो स्थलाकृति है वो उसकी जो काराकोरम पर्वतमालाएं हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप को जो मध्य एशिया से ठंडी रेगिस्तान की जो पवन है उससे बचाती है। क्योंकि यहाँ की पर्वतमालाएं ऊंची है, वहाँ से डायरेक्ट जो हवाएं आती है, पवनें आती है, उसको पर्वतमालाएं रोकती है और उस क्षेत्र को इस पवनों से बचाती है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो थार मरुस्थल है वो लगभग समतल है, वहाँ पे कोई अवरोध नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वहाँ पे गर्म और शुष्क हवाएं आती है और उसको प्रभावित करती है उस क्षेत्र को। अगले भाग में हम भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट की भूमिका को समझेंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगले भाग में हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून को भी समझेंगे और मानसून क्या है। धन्यवाद।